आजकल वक्फ बोर्ड की चर्चा खूब हो रही है। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी शेयर की जाती है, लेकिन किसी भी तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आधी अधूरी जानकारी रखना व शेयर करना समाज के लिए खतरनाक ही नहीं बल्कि चिंताजनक भी है। मोदी सरकार ने लोकसभा के मौजूदा सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसे विपक्ष के भारी विरोध के बाद चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जेपीसी मीन्स ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी दलों के सांसद होते हैं, उनको जेपीसी कहा जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। यह कमेटी इस संशोधन को पढ़ेगी, समझेगी और फिर निर्णय लेगी कि इस संशोधन को पारित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मोदी सरकार द्वारा इसके ऊपर बिल लाने के बाद मेरी भी इच्छा जागृत हुई कि इसको समझा जाए कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या काम करता है। तो इसके लिए मैंने जो इसका एक एक्ट है उसको खंगाला और उसको पढ़ा। ये 50 पेज का एक्ट है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, तो जो अधिक जानकारी चाहते हैं वो इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं हूं हरीश और आज के मेरे नज़रिया के एपिसोड में मैं वक्फ बोर्ड के बारे में इसी एक्ट से समझी हुई जानकारी शेयर करूंगा, बताऊंगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वक्फ बोर्ड और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संस्था है, जिसकी स्थापना 1954 के अधिनियम के तहत की गई थी। हालांकि वक्फ बोर्ड का काम आज़ादी से पहले वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक जो एक्ट बना था वो 1954 में बना था और जिसमें 1995 में संशोधन भी किया गया था। 2013 में इसके ऊपर कुछ और संशोधन किए गए ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके, उचित रिकॉर्ड रखा जा सके और राज्य वक्फ बोर्डों के विनियमन के निगरानी के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान की जा सके। यानी कि जो सेंट्रल एक वक्फ बोर्ड है उसको अधिक पावर देने के लिए और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए और इसकी पूरे वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए 2013 में भी कुछ संशोधन लाए गए थे। अब वक्फ बोर्ड और इसकी निगरानी जो है वो एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों में सरकारी अधिकारी और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ और उनके विद्वान शामिल होते हैं। यानी कि जो वक्फ बोर्ड होता है वो पूरी तरह से, अगर हम कहें कि प्राइवेट बॉडी है, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं, उनके मेंबर्स हैं, वो राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और उसमें सरकारी अधिकारी भी होते हैं, मुस्लिम विद्वान भी होते हैं और कानूनी विशेषज्ञ भी होते हैं। लगभग हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। मुस्लिम समुदायों में आपको जानकारी होगी कि शिया मुस्लिम अलग होते हैं, सुन्नी मुस्लिम अलग होते हैं। तो शिया वक्फ बोर्ड अलग हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ये वक्फ है क्या। वक्फ दरअसल मुस्लिम कानून के द्वारा यानी कि मुस्लिम लॉ के द्वारा एक मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है। यानी कि वक्फ एक संपत्ति है जो कि लोगों के द्वारा धर्म के काम के लिए डोनेट की जाती है। धर्म के काम के लिए मीन्स ये नहीं कि केवल मॉस्क ही बनाना है, मस्जिद ही बनाना है, चाहे कब्रिस्तान बनाना हो, मस्जिद बनानी हो या हॉस्पिटल बनाना हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना हो, मदरसा बनाना हो, तो इन सब कामों के लिए कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी दान में दे देते हैं, उसी को हम वक्फ बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उसमें कुछ चल संपत्ति भी होती है और अचल संपत्ति भी होती है। अचल संपत्ति मीन्स जमीन जायदाद और चल संपत्ति मीन्स किसी ने जेवर दे दिए, किसी ने गहने दे दिए, किसी ने रुपये दे दिए। तो इन सभी संपत्तियों का रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, जो कि मैंने बताया कि हर एक स्टेट में बनता है और लगभग सभी स्टेट में है, 3-4 स्टेट्स को छोड़कर। केवल मुस्लिम समुदाय ही दान करते हों ऐसा नहीं है। हमने हिंदू, सिख और दूसरे समुदायों में भी देखा है कि कुछ लोग अपनी ज़मीन को आश्रम बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए या फिर कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई क्लिनिक बनाने के लिए, कोई धर्मार्थ चिकित्सालय बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए इस तरह से दान दी जाती है और ये बरसों से चल रहा है, हर धर्म में ऐसा होता है। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो दान में दी जाती हैं उसके रख रखाव के लिए एक
स्टेट वाइज बोर्ड बनाया गया है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक संचालक को या फिर किसी एक धर्मार्थ संस्था को यह प्रॉपर्टी का संचालन ना दे करके ऐसी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका संचालन एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है, और उसको ही सेंट्रलाइज करने के लिए, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो, उसमें कोई करप्शन ना हो, उसमें कोई मिसयूज़ ना हो, उसके लिए एक्ट बनाए गए। जैसा कि मैंने बताया कि 1954 में, फिर 1995 में इसका संशोधन किया गया, 2013 में और संशोधन किए गए। तो उसका मकसद यही था कि इन प्रॉपर्टीज़ को ठीक तरह से मेंटेन किया जाए और उनका रख रखाव बिना किसी करप्शन के और बिना किसी मिसयूज के इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया जाए। अब क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए है और मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही प्रॉपर्टीज इसमें डोनेट करती हैं, तो इसमें ज्यादातर सदस्य यानी कि बोर्ड के मेंबर्स भी ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम इसमें अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में नहीं दे सकता, वो भी दे सकता है। लेकिन हम सब जानते ही हैं कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही एक अपने ही धर्म में कोई दान वगैरह करते हैं, तो इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें दान करते हैं और उसकी रखरखाव के लिए कोई एक कमेटी बन जाती है। जैसे कि दूसरे धर्मों में होता है, यहाँ कमेटी ना होकर के एक बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड के मेंबर्स भी सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या फिर स्टेट का बोर्ड हो। इनकी प्रॉपर्टीज का आकलन किया जाए तो 10 लाख से ऊपर इसकी चल और अचल संपत्तियां हैं, जिसमें लगभग 400 एकड़ भूमि भी शामिल है। इनमें से लगभग 16-17 हज़ार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें विवाद भी है। विवाद इस तरीके से होता है कि किसी ने ये प्रॉपर्टी को दान दे दिया लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी है नहीं, कोई उसका क्लेमेंट दूसरा निकलता है, तो इस तरीके से विवाद उत्पन्न होता है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी सबसे बड़ी विवादित बात यह है कि वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वह प्रॉपर्टीज का सर्वेक्षण करवा करके यह पता लगा सकता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ के नाम से थी लेकिन वो अभी किसी और के द्वारा यूज हो रही है, तो उसके ऊपर वह अपना अधिकार जता सकता है। और अधिकार जताने के बाद अगर वह सिद्ध होता है कि यस ये वक्फ की है, तो ये प्रॉपर्टी वक्फ में शामिल हो जाती है, यानी कि वक्फ बोर्ड उसका नियंत्रण ले सकता है। वक्फ की प्रॉपर्टी के सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार एक आयुक्त नियुक्त करता है, यानी कि एक कमिश्नर अपॉइंट करता है जो कि इस पूरी प्रॉपर्टीज का सर्वेक्षण करता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की हैं। अगर वो सर्वेक्षण में ये पाया जाता है कि यह प्रॉपर्टी कभी वक्फ की थी लेकिन अभी किसी और के द्वारा यूज हो रही है, तो वक्फ बोर्ड उसको वक्फ बोर्ड में शामिल करने का अधिकार रखता है और वो ऐसा कर भी सकता है। और इसके विवाद होने पर फिर इसका मामला वक्फ की एक ट्रिब्यूनल होती है उसमें जाता है, यानी कि अगर वक्फ की कोई प्रॉपर्टी विवादित है तो कोई मुस्लिम व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का दावेदार बनता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं थी, ये उसकी पर्सनल है, तो वो 1 साल के अंदर इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, इसकी कंप्लेन कर सकता है। और जबकि अगर कोई नॉन मुस्लिम व्यक्ति है तो वो कभी भी कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अधिकार एक आम सिविल कोर्ट की तरह ही होते हैं और इसका जो चेयरमैन होता है ट्रिब्यूनल कोर्ट का, वो भी एक सिविल जज के रैंक का ही होता है। जो प्रेजेंट एक्ट है 1995 एक्ट, उसके सेक्शन 40 के अनुसार जो विवादित संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि उसके बाद उस निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो 2-3 उसके एक्ट के प्रावधान हैं, उन एक्ट्स को लेकर के काफ़ी संशय है कि इससे यह बनता है कि वक्फ बोर्ड है वो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हाथ रख दे तो ये वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टी इसमें होती है एक सरकारी कमिश्नर होता है, वही इसका सर्वेक्षण करता है। अगर वो पाता है कि ये वक्फ की है तो हो सकती है। लेकिन जो मेरा खुद का नज़रिया कहता है, खुद का एनालिसिस कहता है कि मान लीजिए कोई कब्रिस्तान है जो कि बरसों पहले एक कब्रिस्तान था, मान लो 300, 400, 500 साल पहले कोई कब्रिस्तान था और उसको तब किसी ने दान किया था अपनी प्रॉपर्टी को कब्रिस्तान बनाने के लिए। अब बरसों बाद वो कब्रिस्तान जो है नीचे रह गया, उसके बाद कोई गांव बस गया या फिर कुछ और चीज़ उसके ऊपर डेवलप हो गई। अब किसी वक्फ बोर्ड को यह पता चलता है कि नहीं यहाँ तो पहले कब्रिस्तान था, यानी कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, किसी ने इसको दान किया था कब्रिस्तान के लिए, तो वक्फ उसको अधिकार रखता है उस प्रॉपर्टी को अपने संरक्षण में लेने के लिए। यहाँ मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी जो बरसों 300, 400, 500 साल पहले किसी इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए दान दी गई थी, लेकिन उसका कोई वली वारिस नहीं था, उसके बाद
लोगों ने अपने घर बना लिए या कुछ बना लिया और उसके ऊपर इस वक्फ बोर्ड का अधिकार रखना, यह एक अचंभे की बात है। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ समय निर्धारित किया जा सकता है कि तब तक की प्रॉपर्टीज को वक्फ अपने संरक्षण में ले सकता है। ये ख्याल एक चर्चा का विषय है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि अभी जेपीसी में एक नया बिल गया ही है तो उसमें चर्चा होगी भी, ऐसा मेरा मानना है। वक्फ का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी उस राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो चेयरपर्सन होता है वो सिविल जज के रैंक का ही होता है, यानी कि सिविल मजिस्ट्रेट ही होता है। और उसमें एक सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सेवा का अधिकारी भी होता है। उसमें एक मुस्लिम कानून की जानकारी रखने वाला एक मेंबर भी होता है और मुस्लिम पक्ष का कोई एक विद्वान भी होता है। यह इसलिए भी कि वक्फ बोर्ड के अनुसार जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका जो यूज़ है, उसका जो मैनेजमेंट है, वो सारा एक जो शरिया कानून है यानी कि मुस्लिम कानून है उसके तहत ही किया जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के अधीन कर दिया तो उस प्रॉपर्टी को फिर वापस नहीं लिया जा सकता, यानी कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई वो उसी की हो जाती है, वो वापस नहीं ली जा सकती। अब अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति पर दावा करता है या फिर जो वक्फ का मेंबर है या फिर इसका मिसयूज़ करता है वक्फ की प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है, पेनल्टी का भी प्रावधान है। ऐसा भी प्रचलित किया जाता है कि इस तरह का कोई बोर्ड किसी दूसरे धर्मों में नहीं है। यह बिल्कुल सच है कि इस तरह का एक वाइडर बोर्ड किसी और धर्मों में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मार्थ प्रॉपर्टीज़ को संचालन के लिए दूसरे धर्मों में बिल्कुल भी कोई संस्था नहीं है। जैसे कि सिख धर्मों में भी देखा जाए तो उसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो कि ऑल इंडिया के गुरुद्वारास को प्रबंधन करती है। फिर स्टेट वाइज भी प्रबंधन कमेटीज बनी हुई हैं। ऐसे ही हमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो जगन्नाथ का मंदिर हो या माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, उनके लिए भी ट्रस्ट बनी हुई हैं। वो ट्रस्ट के द्वारा ही उसका संचालन होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह या उसमें जो भी धन एकत्रित होता है वो उन्हीं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ आपको हर धर्मों में मिल जाएगी जो कि धर्मार्थ की प्रॉपर्टीज़ को संचालन में करती हैं और उनके संचालन के लिए उस धर्म के मेंबर्स ही होते हैं जो कि उनके सदस्य होते हैं। तो ये सारी जानकारी, जैसे मैंने बताया कि जो 1995 का एक्ट है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, उससे ली गई है और इस जानकारी का जो आधिकारिक लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जो लोग इसके ऊपर और डिटेल में जानकारी वर्ड टू वर्ड देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो उस लिंक को क्लिक करके पूरा ये मसौदा जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यह सब तो था वक्फ के बारे में कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और उसके वर्तमान में यानी कि अभी जो प्रेजेंट जो उसका एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, वो मैंने आपको बताया। अब जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए मौजूदा सरकार एक बिल लेकर के आ रही है, तो इस बिल में उनके जो भी सुझाव हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस बिल में मोदी सरकार क्या चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। फिर उसको हम समझेंगे कि वो चेंजेस यानी कि वो बदलाव सही हैं हमारे नज़रिए से या गलत हैं। हालांकि हमारा काम फाइनल डिसीजन तक पहुंचने का नहीं है, हम उसके ऊपर अपना नज़रिया रखेंगे। एक जेपीसी, जैसे मैंने बताया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके ऊपर ऑलरेडी गठित कर दी गई है जिसके कि 31 मेंबर्स हैं। 21 मेंबर सांसद जो हैं वो लोकसभा के हैं और 10 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं। जो मोदी सरकार द्वारा बिल लाया गया है, जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, उनके एनालिसिस के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। और ऐसी ही कुछ और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।